Hello everyone, welcome back to my channel Mahika Study Vlogs. In previous video we have started the first chapter of accounts, that is Introduction to Accountancy. In that video we have covered that what is the definition of accounting, what are its features and its advantages. Now in today's video we are going to do limitations and branches of accounting. So let's get started. Limitations of accounting. Following are the limitation of accountancy. Accounting is not fully exact. Accounting is not completely free from personal bias or judgment. Example, estimating the useful life of an asset. अब देखो कोई कंपनी है, फॉर इंस्टेंस ABC कंपनी और एक है XYZ कंपनी. उन्होंने एक मॉनिटर परचेज किया, ठीक है. अब उन दोनों कंपनियों ने सेम मॉडल सेम प्राइस पे मॉनिटर परचेज़ किया. अब जो ABC कंपनी है वो ये क्लेम कर रही है कि जो वो मॉनिटर जो उसने ख़रीदा है उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो उसके लिए 5 साल है. लेकिन जो XYZ कंपनी है वो ये क्लेम कर रही है कि उसके लिए जो मॉनिटर के लिए उसकी यूज़फुल लाइफ है वो 3 इयर्स है. तो अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो वो ये है कि जो कंपनी है उनकी जो यूज़फुल लाइफ है उस एसेट की वो वेरी कर रही है. एक के लिए 5 साल है और एक के लिए 3 साल है, ठीक है. तो इसी को आप कहोगे पर्सनल बायस, कि अपने खुद के लिए. तो इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती. फिर है अकाउंटिंग इज़ डन ऑन हिस्टोरिकल वैल्यूज़ ऑफ एसेट. Accounting records asset at their historical cost less depreciation. It does not reflect their current market value. For example, suppose a company bought an office building worth 5 lakh over 10 years. With its current market value is rupees 30 lakh. Its balance sheet will still record this tangible asset at the original price of rupees 5 lakh. तो पहले अगर हम इस पॉइंट को समझें, पहले हम ये समझते हैं कि डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है. डेप्रिशिएशन का मतलब होता है लॉस इन वैल्यू ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलिसेंस. मतलब कि कोई भी एसेट है, अब जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, इसको आप डेप्रिशिएशन कहते हो. अब कोई भी हम जब एसेट परचेज करते हैं और वो हम उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है हम उसी को अपनी बैलेंस शीट में लिखते हैं. जैसे क्या है कि एक कंपनी है जिसने एक ऑफिस बिल्डिंग परचेज़ की जो 5 लाख की 10 साल पहले. लेकिन अब जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो 30 लाख है. लेकिन जो उस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी भी इस टेंजेबल एसेट को उसकी ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड करेगी. इसका मतलब कि जो करंट मार्केट की वैल्यू है उसको वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है. इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस. अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, सो चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी आर इग्नोर. सेकेंड और थर्ड पॉइंट इंटरलिंक्ड है. देखो, क्योंकि हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग है वो एसेट को जिस कॉस्ट में उन्होंने परचेज़ किया उसी पे वो अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं. तो वही है कि जो उनकी वही इसमें लिखा है कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो भी बनती है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है उस एसेट की उसी में बनती है, और टाइम के साथ जो भी चेंजेस आते हैं मार्केट की वैल्यू में उसको हम इग्नोर कर देते हैं. नेक्स्ट है ignores the qualitative information. Accounting records only monetary transaction. It ignores the qualitative aspects. देखो, अब कोई भी अकाउंटिंग है वो सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स को रिकॉर्ड करती है. कोई भी ट्रांजेक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड करती है जो फाइनेंशियल नेचर्स के हैं, ठीक है, और उसको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस भी होती है जो कि इम्पॉर्टेंट होती है लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं. जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय है उसकी स्किल्स इग्नोर कर दी जाती है, हार्ड वर्क या लॉयल्टी इग्नोर कर दी जाती है. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो अकाउंटिंग है जो वो उसी ट्रांजैक्शन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है
कि जो कि फाइनेंशियल नेचर के और उसको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग मतलब होता है हम जब मैनिपुलेट कर देते हैं अकाउंट में। अब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसको लोन चाहिए, लेकिन अब फॉर 2 to 3 ईयर्स के अभी मतलब 2 से 3 साल से उसकी जो कंपनी है वो लॉस में है, ठीक है। तब उसको लोन चाहिए कि वो अभी थोड़ी दूसरे एसेट्स और ख़रीद सके या कुछ और परचेज़ कर सके। तो वो क्या करते हैं, जो भी उसका अकाउंटेंट होता है वो जो नंबर्स होते हैं अकाउंटिंग के उसको मैनिपुलेट मतलब घुमा फिरा देते हैं कि ताकि उस बिज़नेस की हम बहुत अच्छी पोजीशन दिखा सके ताकि हमें लोन इजीली मिल जाए। तो इसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो जो अकाउंटिंग है वो अफेक्टेड है किससे, विंडो ड्रेसिंग की वजह से। अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 3 टाइप की होती है। पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हमें वर्ड से समझ में आ रहा है कि हम कोई भी कंपनी का प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं किसमें, जैसे हम प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट के थ्रू, ठीक है। तो अब इसमें भी ये लिखा है डेफिनेशन में, देखो दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद द ascertainment of profitability and financial position of an organization through the preparation of various financial accounts, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ पब्लिक कंपनी इनकम स्टेटमेंट। तो वही चीज़ मैंने बोली और उसमें वही लिखे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हम कोई भी स्टेटमेंट है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं और समराइज़ करते हैं किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू और बैलेंस शीट के थ्रू, जिससे हमें पता चलता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने प्रॉफिट में है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट में। फिर आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में मेजरली वो कॉस्ट आते हैं जैसे जो हम मैन्युफैक्चरिंग में हमें यूज़ होती हैं, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि हम इसमें टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट हम इसमें मेजर करते हैं। अब इसमें क्या है, ये देखो इसमें वही लिखा है, दिस अकाउंटिंग इज कंसर्न विद ascertainment ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड टिल द पॉइंट ऑफ सेल। तो इसमें क्या होता है कि हम जो भी एसेट मतलब जो भी कोई भी चीज़ बनाते हैं उससे रॉ मटेरियल से, और फिर वो रॉ मटेरियल में जो फिर वो लेबर्स जो होते हैं मतलब जो काम करते होता है, और फिर हम ये जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद जब तक सेल होती है, जो कि प्राइस होता है वो भी हम डिसाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें आती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। अब एग्जांपल क्या है, इफ़ अ कंपनी प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड to produce those unit will be higher than if the company produces 50 units। of course सीधी सी बात है, देखो कि अगर कोई कंपनी ने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए और वो 100 यूनिट उस प्रोडक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल होगा उसका जो प्राइस है वो भी तो हायर ही होगा। अगर कोई फॉर से कोई कंपनी ने 50 किया तो जो उसका हायर जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा वो उस हिसाब से लगेगा। तो मतलब आप जितना वो प्रोड्यूस करते, जितने प्रोडक्ट आप बनाते जाओगे, चाहे वो 100 यूनिट्स हो 1000 यूनिट्स हो, उस हिसाब से रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। फिर आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो भी मैनेजमेंट होती है कंपनी की वो करता है। वो क्या करते हैं, वो जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी पर्सन है उनसे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और स्टेटमेंट मंगाते हैं ताकि वो उसे देख के कोई भी कंपनी है उसकी पॉलिसीज़ और प्लान्स बना सके, जो भी रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड हुए वो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू, ताकि जो कंपनी ने अभी उसको जितना भी मतलब जैसे उसको जितना प्रॉफिट हुआ या उसको और कितना प्रॉफिट हो सकता है उस फ्यूचर में, तो उस हिसाब से वो प्लान्स बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये मतलब होता है कि एक तो ये
सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कॉम्बिनेशन है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग का. एज द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द फ्यूचर थ्रू द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम दीज अकाउंटिंग एंड अकॉर्डिंगली मेक द अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड. वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बोली. ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही. So thank you very much for watching this video, and until the next video, keep learning and keep practicing. Take care. Bye.